हाँ, तो मैंने अगली क्लास में अपने क्या बताया था, आपको पता है ना कि वर्गीकरण बताया था अपने किस बेस के आधार पर, लाइफ साइकिल के आधार पर, आर्थिक आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। याद किए होंगे कि नहीं किए? नहीं किए होंगे, पता है ना। ठीक है, लेकिन कर लेना अभी इसको याद। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब जो आज क्लास ले रहे हैं वो क्लास क्या है। तो इसमें अपन लोग पीएटी वाले छात्र भी ले सकते हैं इसको, आईसीआर वाले भी ले सकते हैं, एडीयू एसएडीयू आरएयू वाले जो छात्र हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो आज में अपन देखेंगे फसलों की खेती। तो फसलें तो बहुत हैं और अपन लोगों को इस तरह से माइंड में अरेंजमेंट करें कि वह एक बार में दो दो तीन तीन काम भी हो जाए हमारे। तो ये नहीं है कि पहले गेहूं कर लिया, फिर चना कर लिया, फिर कपास कर लिया, फिर गन्ना कर लिया। ऐसा नहीं करेंगे हम। सबसे पहले अरेंजमेंट, बस यही तो होता है कि मास्टरमाइंड क्या है। मास्टरमाइंड का मतलब यही है कि हम उसे सही मास्टरमाइंड कैसे बनना है, कैसे कि इसे अरेंजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अरेंजमेंट के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम यही बातों को ध्यान में रख के करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है कि यदि एक फैमिली की कल्टीवेशन लगभग मिलती जुलती होती हैं, लेग्यूमिनेसी की कल्टीवेशन मिलती जुलती होंगी, दवाइयाँ मिलती जुलती होंगी, रोग कीट मिलते जुलते होंगे, इसलिए हमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि खेती तो हम करना चाहते हैं, क्रॉप ऑफ कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कि पीएटी में आने वाली ग्रेवनी कुल की कौन कौन सी फसलें सिलेबस में दी हैं उन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फसल दी है, कौन सी? गेहूं। तो गेहूं यानी वीट। दूसरी है जौ यानी वारले। तीसरी हमारे पास गन्ना यानी शुगर केन। ज्वार यानी सोरगम। अगला है धान यानी राइस या पैडी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक 5 क्रॉप्स क्या दी हुई हैं, फैमिली ग्रेवनी का डिस्कशन करना है। इसमें बाजरा भी ले सकते हैं लेकिन पीएटी में नहीं है, आईसीआर में है। ठीक है, तो अपन उसका वर्णन भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, इसके बाद बाजरा, है ना, बाजरा भी ले सकते हैं। अब आता है हमारे पास लेग्यूमिनेसी की कौन कौन सी ऐसी क्रॉप हैं जो कि पीएटी में आती हैं या कॉम्पिटिशन में अक्सर आती हैं। तो हमारे सामने देख रहे हैं कि नंबर 1 कौन सा है? चना यानी ग्राम। नंबर 2 सोयाबीन। नंबर 3 अरहर यानी पिजन पी या रेड ग्राम से, एक बार पीएटी में इसी नाम से आया था, रेड ग्राम से किसको जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारे सामने मूंगफली। उसके बाद यानी मूंगफली यानी ग्राउंडनट, उड़द यानी ब्लैक ग्राम और मूंग यानी ग्रीन ग्राम। ये मैंने आपको 2 फैमिली में आने वाली लगभग कितनी 11 क्रॉप्स मैंने बता दी हैं। अब मैं अगला बताता हूं, तो मालवेसी यानी इसमें आता है कपास, कपास यानी कॉटन। तो ये अलग फैमिली आ गई हमारे सामने। अब आता है क्रूसीफेरी यानी सरसों, सरसों यानी मस्टर्ड, है ना। और उसके बाद आता है लाइनेसी फैमिली, अलसी। ये कुल मिलाकर के पीएटी क्लासेस वाली जितनी बोर्ड में दी हैं, कोर्स में दी हैं, वो सभी फसलों के मैंने नाम कर लिए थे। तो 1 2 और 3, तो 11 मैंने पहले बताई थी, प्लस 3 बराबर 14 क्रॉप्स हमारे पास अक्सर पीएटी में आती हैं, है ना। तो अपन लगभग जो कॉम्पिटिशन में जो क्रॉप आती हैं अक्सर उसमें से हमने 3-4 क्रॉप और हो गई हमारे पास। बाजरा है और तंबाकू है ना, और 1-2 क्रॉप और है। उन क्रॉपों का थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेंगे तो वो आईसीआर की भी हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश व्यापक में एडीयू और आरएयू में लगभग इन्हीं क्रॉपों का कल्टीवेशन आता है। अब इनमें से हम लोग पहले नंबर पे हमने ग्रेवनी फैमिली को सॉल्व करेंगे। तो इसके लगातार 2 से 3-4 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर में मात्र 1 क्रॉप को पर डे कराऊंगा, इसलिए आप पर डे 1 लेक्चर लेते रहें और मैं पर डे आपको पूछता रहूँगा कि आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लर्न करेंगे पर डे का पर डे, है ना। तो मैं अभी आपको व्हीट कल्टीवेशन को शुरू करता हूँ। तो गेहूं का वर्णन हम करेंगे। तो गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स, अर्थात अनाजों का राजा कहा जाता है। इसके गुणसूत्रों की संख्या बात करें व्हीट में तो 2n बराबर, है ना, कितनी होती है? 42 होती है।
और इस पर ये प्रश्न आएगा, वो ध्यान दें कि गेहूं की जो वैरायटी है वो मैक्सिकन वैरायटी ये वाली जो है ना टिटिकम एस्टिवम है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 42 होती है, और ये हेक्साप्लॉइड आता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, IMP है ये वाला, कि हम जो कल्टीवेशन वाला गेहूं है वो कौन सा है, हेक्साप्लॉइड है। और ये हेक्साप्लॉइड और 2n बराबर, ये सारी बातें मैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जब अपन पढ़ेंगे, तो जब वेराइटियों का क्रॉस पढ़ेंगे तब मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा, है ना। मात्र यहाँ इतना सा पढ़ेंगे कि टिटिकम एस्टिवम जो गेहूं है 2n बराबर 42 है, ये हेक्साप्लॉइड होता है, यानी क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। और पूरे भारत देश में जितना गेहूं होता है, कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 87% यानी 87% एरिया में यह गेहूं की खेती होती है। और यह गेहूं ब्रेड यानी व्हीट कहते हैं इसको, या ये भी कह सकते हैं अपन लोग कि रोटी बनाने में इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें करते हैं रोटी बनाने में, हम जो रोटी खाते हैं वो इसी में खाते हैं, और इसमें ग्लूटेन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्रेड व्हीट भी कहते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पे, कौन सा वाला, टिटिकम ड्यूरम। यह कुल गेहूं की खेती का 12% हिस्सा में इसका प्रयोग होता है। इसे मकरोनी गेहूं भी कहते हैं, और या फिर इसे सूजी, है ना, सूजी यानी रवा, रवा का जो बनता है हलवा बनाने के काम आता है वही है ये। तो 12% खेती होती है टोटल गेहूं का, तो मकरोनी है, सूजी भी कहते हैं इसको। अब आता है टिटिकम डाइकोकम, इसे कटिया गेहूं या एमर कहते हैं, और कुल इसकी खेती 1% एरिया में होती है। तो कुल मिलाकर खेती टोटल कितनी हो गई, 100% हो गई। इस प्रकार से मैंने जो खेती के हमारे कल्टीवेशन की जो वैरायटी हैं, वो जातियां हैं इस गेहूं की, वो जातियां कौन कौन सी हैं, तो टिटिकम एस्टिवम हो गई, है ना, और टिटिकम ड्यूरम हो गई, और टिटिकम डाइकोकम है। इसके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर खेती यहाँ हम नहीं करते हैं। कुल खेती करने वाली लगभग मुख्यतः 3 प्रजातियों का ही हम इसमें प्रयोग करते हैं, और तीनों का मैंने एक बार में शॉर्टकटली बता दिया है कि ये वाला गेहूं सर्वाधिक किया जाएगा, और इस गेहूं में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या हेक्साप्लॉइड दी है, और उसे ब्रेड बीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रेड बीट भी कहते हैं। अब आता है हमारे सामने दूसरा टिटिकम ड्यूरम, ये कौन सा है, इसमें 12% क्षेत्र में इसको किया जाता है। इसे मकरोनी या सूजी के लिए प्रयोग भी करते हैं। अगला है हमारे सामने टिटिकम एस्टिवम, डाइकोकम भी कहते हैं इसको, टिटिकम डाइकोकम। इसमें हिमर गेहूं भी कहते हैं, या फिर कठिया गेहूं के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती कुल गेहूं के 1% एरिया में होती है। इस प्रकार से कुल कितना हो गया, 100% एरिया हमारे सामने हो गया है। तो अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ उसके बाद कि संकर किस्मों के लिए हम जो संकरण जो बनाया है, संकर किस्म कैसे बनाई गई, या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि गेहूं किसका संकर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसमें जो मेन फैक्टर है वही आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर ही बताता जा रहा हूँ, है ना। कंपटीशन में अक्सर यही पूछे जाते हैं, फिजूल की बातें नहीं पूछी जाती। तो गेहूं पूछा जाता है किसका संकरण है, तो हम ये सबसे बड़ी बात ये बताएंगे कि ये किसका संकरण है, गेहूं क्रॉस राई का संकरण है। किसका संकरण है, गेहूं क्रॉस राई का, ये ध्यान दें, है ना। ये बनाई कैसे थी, इसकी विधि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में बताएंगे। ये मानव निर्मित है, कौन सी है, मानव निर्मित। ये टिटिकम एस्टिवम गेहूं है वो कौन सा है, मानव निर्मित गेहूं भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं इसे, मानव निर्मित गेहूं भी कहते हैं। इस गेहूं की जो रोटी बनाते हैं या गेहूं के आटे में हम लोग बात करें कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 8 से 13% प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर होती है। कितनी होती है, 8 से 13% लगभग होती है। और ये याद रखें हम लोग कि ग्रेमिनी कुल के लगभग सभी फसलों के अंदर 8 से 13% के अंदर ही प्रोटीन बना है। इसीलिए तो ये फायदा हुआ हमें कि ग्रेमिनी कुल की फसलों का एक साथ वर्गीकरण करेंगे या एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ याद हो जाती हैं। तो क्या हुआ, तो सभी में प्रोटीन लगभग 8 से 13% के आसपास ही होती है।
अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी लगभग सभी में 70 से 72% तक होता है। कार्बोहाइड्रेट भी कैसा होता है, लगभग 70 से 72%, लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों में होता है। नहीं, ये सभी ग्रेमिनिकुल वाली फसलों में लगभग होता है। ठीक है। अब आता है ऐसी फसलों के लिए लगभग जो गेहूं वाली फसलें हैं या ग्रेमिनिकुल की जो फसलें हैं उनमें अक्सर मृदा कौन सी उचित रहती है। तो इसके लिए मृदा दोमट मृदा ही सर्वोत्तम है। हालांकि अन्य मृदाओं में भी अच्छा हो जिसका पीएच मान भी कैसा हो, लगभग 6.5 से 7.5 के बीच हो लगभग, तो उनमें अक्सर ये अच्छी फसल होती है। किंतु मिट्टी की जो रचना है या उसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉम का टेक्सचर स्ट्रक्चर इसके लिए वीट की रूट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसमें लॉम मृदा ही सर्वोत्तम कहेंगे हम लोग। कैसे कहेंगे, सर्वोत्तम होती है। तो ये सर्वोत्तम हो गई इसके लिए। अब हम लोग गेहूं बोएंगे तो उसके लिए हम लोग मिट्टी की बात हो गई। अब हमारे पास आता है बीज दर। तो सीड रेट क्या रखें कि 1 हेक्टेयर में कितना सीड डलेगा। तो हम देखेंगे कि शंकर यदि हाइब्रिड सीड है तो क्या डालेंगे, यदि हाइब्रिड सीड है तो 65 केजी ही काफ़ी होता है। और इसे अक्सर सीड ड्रिल के पीछे नहीं बोते हैं, अक्सर हाथों से लगाते हैं या फिर डिबलर विधि के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत ही कम बीज होता है और एक एक दाने का वैल्यू होती है, एक एक दाना हमें अच्छे से लगाना होता है। इसकी गहराई लगभग 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, है ना। 4 सेंटीमीटर डेप्थ में इसको अपन लोग लगाएंगे। अब आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल द्वारा यानी जो ट्रैक्टर से हम लोग गेहूं की सोविंग करेंगे, तो गेहूं की सोविंग में सीड ड्रिल द्वारा हम बोएंगे तो 100 केजी सीड हमारे लिए पर्याप्त रहता है। 100 केजी सीड हमारे लिए कैसा रहता है, पर्याप्त रहेगा 1 हेक्टेयर के लिए। उसके बाद यदि हम लेट हो गए हैं या फिर अपन लोग स्प्रे के द्वारा अपन ने सीड को डालना है तो इसके लिए हमने पछेती में या फिर स्प्रे करने पर 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता है। ठीक है। अब आता है दूरी। तो जो गेहूं को हम सीड ड्रिल से बोते हैं तो किस तरह से उसे अरेंजमेंट करें कि उसकी दूरी इतनी आनी चाहिए। ये 20 × 7 सेंटीमीटर कितनी आना चाहिए, 20 × 7 सेंटीमीटर। ये सिंचित एरिया में यदि गेहूं की फसल करना है, किसने में, सिंचित एरिया में करना है तो 20 × 7 सेंटीमीटर में है। और यदि हमें असिंचित एरिया में करना है तो 23 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे सीड को बोना चाहिए। और लगभग इसकी जो गहराई है, जो सीड की जो गहराई है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई पर जाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने ये यहाँ तक ये प्रक्रिया हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी कि गेहूं की सिंचाई कब करनी चाहिए। तो गेहूं की हमारी अब क्या होना है, सिंचाई होना है सीड ड्रिल से। और अपने सोविंग तो सारी हो गई है, अब क्या करना है, हमें सिंचाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंचाई है वो कैसे आएगी, तो इरिगेशन हमें करना है। तो कब कब करना चाहिए, ये इसका मेन उद्देश्य होता है कि कब कब हमें करना चाहिए। इसमें हमारे 2 प्रश्न छुपे होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो जरा देखें। नंबर 1, पहली बार तो ये ध्यान रखना है कि सिंचाई कब करनी है। तो ठीक है, हमारे पास टोटल सिंचाई कितनी है, तो टोटल सिंचाई 6 सिंचाई हमारे पास है, ओनली 6 इरीगेशन करना है हमारे पास। तो प्रथम सिंचाई कब करेंगे, 20 से 25 दिन की अवस्था पर, यानी सोविंग के कितने दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद करेंगे। आफ्टर सोविंग कितने करेंगे, 20 से 25 दिन बाद हम लोग सिंचाई करेंगे। जब दाना मिट्टी पकड़ने लगे, अर्थात जड़ मिट्टी पकड़ने लगे दाने से निकल करके, तब ऐसी जड़ को क्राउन जड़ कहते हैं, यानी छोटा छोटा मुकुट बनने लगता है। क्या बनने लगता है, मुकुट बनने लगता है। तो मुकुट वाली अवस्था पे इसे क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन जड़ निकलते समय, क्राउन जड़ क्या होती है, जब दाने से जड़ें निकलें और मिट्टी को टच कर पाएं, उसी समय क्राउन जड़ें कहते हैं अपन लोग, अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये इसे एक CRI बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिंचाई होती है। इस समय सिंचाई होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा कि मिट्टी से सीड सेट नहीं हो पाएगा, जड़ें सेट नहीं हो पाएंगी, तो वह दाना यानी छोटा जो बीज है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, या जो छोटा जर्मिनेशन है वो सूख सकता है। इसलिए क्या करें, इस समय सिंचाई होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसे क्रांतिक अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज भी बोलते हैं इसको, है ना, ये क्रांतिक अवस्था है, क्रांतिक अवस्था बोलते हैं। तो CRI है ना, क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज बोलते हैं इसको। दूसरी आती है हमारे सामने द्वितीय सिंचाई, जो कि 40 से 45 दिन की उम्र पर करना होता है, और इसे कब करेंगे, जब कल्ले फूटते समय, अर्थात जब एक पेड़ उगता है उसके बगल में छोटे छोटे पेड़ और निकलने लगते हैं, उनको कल्ले या टिलर्स बोलते हैं, तब हम उसमें सिंचाई करेंगे। तो कल्ले फूटते समय यानी टेलरिंग अवस्था में करेंगे। किस में करेंगे? टेलरिंग अवस्था में, टेलरिंग स्टेज पे करेंगे। दूसरी हम बात करें अब अगली तीसरी सिंचाई, तृतीय सिंचाई हमें करना चाहिए 60 से 75 दिन की उम्र पर। कितने करना चाहिए? 60 से 75 दिन, 60 to 75 डे में करेंगे, जब इसमें तने में गांठें बनने लगे, जैसे कि ये दिखाई दे रही ना, ये बीच में ये क्या बनने लगते हैं? इंटरनोड। ये नोड हैं और ये इंटरनोड हैं, ऐसे जो दिख रहा है ना इसमें ये। तो उस प्रकार से जब जॉइंट बनने लगे, गांठें बनते समय जॉइंटिंग स्टेज पर हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीसरी सिंचाई हो गई। अब आती है चौथी सिंचाई। चौथी सिंचाई 80 से 100 दिन की उम्र पर करेंगे। ये फूल आते समय, क्या? फूल आते समय यानी फ्लावरिंग स्टेज पर करेंगे। कब करेंगे? फ्लावरिंग स्टेज पर करते हैं, जब फूल आने लगते हैं। उसके बाद हम लोग पांचवी सिंचाई कब करेंगे? 110 से 115 दिन की लगभग फसल हो जाए, तब हम इसे पांचवी सिंचाई करते हैं, जब फसल में दूध वाली अवस्था आ चुकी आती है, यानी मिल्किंग स्टेज आ चुकी होती है, दानों में दूध भर रहा होता है या मिल्क भर रहा होता है, तो मिल्किंग स्टेज बोलते हैं इसको। अगला आता है छठवीं सिंचाई यानी 6वीं सिंचाई। अपन कब करेंगे? इरिगेशन 120 डेज से 125 डेज में हो जाए, यानी बुवाई के 120 से 125 दिन में जब दाना बनने लगे या दाना कठोर होने लगे, तब ये सिंचाई करते हैं, यानी डब स्टेज में इसको करते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने अभी तक कितनी सिंचाई बताई आपको? 6 सिंचाई हो गई। इन 6 सिंचाइयों को क्रम वाइज याद रखना है। इस पर 2 तरह से प्रश्न आएगा, वो बता देता हूं। नंबर 1 ये पूछा जाता है कि CRI कितने दिन की होती है, तो हम बताएंगे कि CRI 25 दिन की है, भले ही चाहे सिंचाई न पूछे। गेहूं में CRI यानी सिंचाई देने की क्रांतिक अवस्था किसे माना जाता है, तो सबसे पहले हम बताएंगे हमारे पास कौन सी है? 20 से 25 दिन की है। कितने दिन की है? 20 से 25 दिन की। दूसरा ये भी आ सकता है कि गेहूं में मिल्किंग स्टेज कितने दिन बाद आती है, सोविंग के कितने दिन बाद मिल्किंग स्टेज होती है। तो हमें यहाँ भले सिंचाई की बात नहीं की गई है, लेकिन मिल्किंग स्टेज कितने दिन में आ रही है? देखो 110 से 115 दिन की उम्र पर आ रही है। तो एक स्टेज के रूप में और इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हो, तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है। और ये भी आ सकते हैं कि गेहूं में द्वितीय सिंचाई कब करना चाहिए, तो बता सकते हैं 5वीं सिंचाई कितने दिन पर करना चाहिए, 6वीं सिंचाई कितने दिन पर करना चाहिए। इस प्रकार से ये कुल मिला के 6 सिंचाइयों का मैंने आपको वर्णन बताया है। यदि किसी किसान के पास 6 सिंचाई नहीं है तो कब कब करना चाहिए, यानी 6 नहीं है, मात्र उसके पास 2 सिंचाई हैं। इस पर भी प्रश्न आता है कि यदि किसी के किसान के पास 2 सिंचाई हैं गेहूं की, तो उसे कब कब करना चाहिए। तो याद रखने का मैं आपको सिस्टम बता देता हूं कि इसमें हमें कौन कौन सी कर लेना चाहिए। तो पहली तो आपको ये फाइनल है ही, क्रिटिकल स्टेज है, और दूसरी हमारी फ्लावरिंग स्टेज है। 2 सिंचाइयां हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2। अब नहीं याद रहे तो मैं याद दिला देता हूं 2 तरह से। इधर से 2 स्टेज छोड़ देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं 2, और इधर से हम लोग 2 छोड़ देते हैं, ये वाली। तो क्या हो गई? ये इसकी बीच में आ गई, क्या गई? इधर से 2 छोड़ देते हैं, ये तो फाइनल है, करना ही करना है। इधर से 2 छोड़ के जी आ गया, इधर से 2 छोड़ के जी आ गया, हो गया फ्लावरिंग स्टेज। यदि ऐसे याद ना रहे तो हम CF2 कर सकते हैं। कह सकते हैं कि गेहूं में 2 सिंचाई, 2 का मतलब हुआ 2 इरिगेशंस, और CF का मतलब है क्राउन वाली, F का मतलब है फ्लावरिंग वाली। यदि टोटल सिंचाइयों को क्रमिक रखना है, हमें क्या करना है? टोटल सिंचाइयों को क्रमिक रखना है, याद रखना है। तो याद रखने की ट्रिक बताता हूं आपको, है ना। इनको हम लोग 2 ग्रुप में, ये मैंने सारी है ना, A C T J F M और D, ये 6 सिंचाइयां मैंने 1 2 3 4 5 और 6 सिंचाइयों को क्रमवाइज लिख लिया है। पर इसे याद कैसे रखा जाए, ये थोड़ा सा एक इसमें बहुत अच्छा सा फंडा बताता हूँ आपको
ये सी और टी, इसको हम सिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिटी, है ना। और जे का मतलब जाएं, यदि सिटी जाएं तो फूल मंडी से लेकर आए, एमडी को मंडी पढ़ लें तो क्या मतलब हुआ? सिटी जाएं तो फूल मंडी से लेकर आए। तो फूल का मतलब समझ में आ गई, फ्लावरिंग। तो ये हमारी फ्लावरिंग स्टेज हमारी इंपॉर्टेंट है, और एक क्रिटिकल स्टेज सी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ट्रिक सामने आई, बहुत इंटरेस्टेड है याद रखने के लिए कि कब कौन सी सिंचाई करनी है। अब इसमें हम लोग एक बात याद रख सकते हैं कि सिंचाई की जब ट्रिक याद हो गई कि सिटी जाएं तो फूल मंडी से लेते आए, तो कितने फूल लेके आए? मान लो 20 फूल बोल देता हूं। कितने? 20 फूल लेते आए। क्या लेके आए? चाहे मैं यहां लिख देता हूं कि 20 फूल, सिटी जाए तो 20 फूल लेते आए। तो ये 20 का मतलब समझ लो क्या है। 20 का मतलब होता है, क्या है? 20 का मतलब होता है कि 20-20 दिन के अंतर से सिंचाई करें। देखो मिलान करके बताता हूं। पहली सिंचाई 20 दिन पर, दूसरी सिंचाई 20 में 20 और जोड़ते हैं 40, 20 30 60, 20 चौक 80, 20 500 और कितने हो गए? 120। लगभग ये सभी 20 में है, थोड़ा सा यहाँ ये याद रख सकते हैं, बाकी 20-20 के अंतर से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो हम पूरी सिंचाई को एक बार में कवर इतने से फॉर्मूले के अंदर समाप्त कर सकते हैं। बहुत ट्रिक आई नहीं मास्टरमाइंड क्लासेस के अंदर? मिली कि नहीं मिली आपको ट्रिक? यही मतलब होता है कि पूरे क्लास को इतने से में समेट के हमने ले आए, ये है ना। तो ये आ गए। तो सिटी जाए तो फूल मंडी से लेते आए, इसका मतलब हो क्लियर। तो इसका मतलब है कि 20-20 जोड़ दें तो अपने आप आंसर आ जाएगा। और यदि 2 सिंचाई पूछी जाती हैं तो CF2 का मतलब हुआ क्राउन और फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई करें, है ना, जब 2 सिंचाई है तो ये हमारे सामने सारी सिंचाइयां हो गई। अब इसके साथ में हम लोग उर्वरक को भी जोड़ लेते हैं। इसकी प्रत्येक सिंचाई पर हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं, यानी उर्वरक डाल सकते हैं, बशर्त थोड़ा सा याद रखना है, इस पर भी उर्वरक दे सकते हैं, इस पर भी उर्वरक दे सकते हैं, इस पर उर्वरक नहीं देंगे। अर्थात ये लास्ट वाली में उर्वरक नहीं देंगे। यदि लास्ट वाली में उर्वरक देंगे तो गेहूं के पकने की अवधि बढ़ जाएगी और भंडारण में कीट लगने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए लास्ट वाली में न दें। इसका मतलब ये निकलता है कि गेहूं में लगभग 4 से 5 बार क्या करना चाहिए? फर्टिलाइजर हर सिंचाई पर देना चाहिए, है ना। इसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए यूरिया रहता है। क्या रहता है? यूरिया रहता है। तो अब हम उन्नतशील जातियां देखेंगे कि गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी हैं। वैरायटी तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो प्रचलित वैरायटी हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए वैरायटियों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आगे, तो सिंचित क्षेत्रों के लिए कौन से, मैं केवल सिंचित क्षेत्रों वाली ये बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले हम इरीगेटेड एरिया में कौन कौन सी वैरायटी अच्छी मानी गई हैं। तो सोनालिका अच्छी वैरायटी मानी गई है, इसे RR21 भी बोल सकते हैं। दूसरा है कल्याण सोना, अगला है लोक वन, है ना, क्या है? लोक वन। लरमा राजो, है ना, सरवती सोनारा, WH 147, WH 157 भी है, ठीक है। उसके बाद आती है HD 2278, HD 2329। ये वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी रही है अपने ज़माने में, ठीक है। अब इन वैरायटियों के साथ साथ में वैरायटियाँ तो इसके साथ में गेहूं की हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्नों में कलेक्शन मैंने किया है, जो प्रश्नों में आई हुई वैरायटी हैं, वो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब आती है हमारे सामने, ये तो सिंचित एरिया के लिए हो गई। कहीं हमारे पास असिंचित एरिया का क्षेत्र हो तो कौन सी वैरायटी को प्रयोग करेंगे? जहाँ पानी कम हो तो C306 वैरायटी, ये PAT में एक बार आ चुकी है। K65, K68, K72 और K74, इन वैरायटियों का प्रयोग करते हैं हम लोग काय में? जब पानी की मात्रा 2 या 3 सिंचाई हो बस, है ना, तब। या असिंचित क्षेत्रों के लिए माना जाता है इनको। या कठनाई, अब आती है कठिया गेहूं। कौन सा? कठिया, यानी कठिया गेहूं की वैरायटी पूछा जाए जिससे रवा दलिया बनाने का काम आ सकती है, तो ये कठिया गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तवा 26 का, राज 911, राज 1555, इन वैरायटी जो है ना हम लोग कठिया गेहूं वाली कहते हैं इन वैरायटियों को। तो ये कठिया गेहूं की वैरायटी पूछा जाए
तो ये हमें बताना है कि तवा 26 वैरायटी अच्छी है, राज 911 वैरायटी अच्छी है, राज 1555 वैरायटी अच्छी है। अब आता है हमारे साथ उत्परिवर्तन किस्में, यानी इन किस्मों को म्यूटेशन के माध्यम से बनाया गया है, अर्थात उत्परिवर्तन के माध्यम से इन वैरायटियों को बनाया गया है। तो कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें म्यूटेंट करके बनाया गया है? तो सरवती सोनारा को और पूसा है लरमा, दो वैरायटियां ऐसी वैरायटी हैं उत्परिवर्तित वैरायटी कहलाएंगी। ठीक है, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं कि म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है गेहूं में, तो ये है सरवती सोनारा और पूसा लरमा। अब आती है प्रकाश रिडेल वैरायटी होती हैं, तो प्रकाश रिडेल में नर्मदा है, तो नर्मदा 4 है और नर्मदा 11-12 है ना, नर्मदा 11-12 के नाम से। और मेघदूत, कौन सी? मेघदूत। इन किस्मों का हम लोग प्रयोग करेंगे, सबसे ज़्यादा इन किस्मों का प्रयोग करते हैं काय के लिए? गेहूं के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे देखेंगे कि जिन गेहूं के उत्पादन एवरेजली क्या रहेगा, क्या एवरेजली उनका उत्पादन क्या रहेगा। हालांकि सब वैरायटियों का उत्पादन अलग अलग होता है, फिर भी हम लोग ये पूछा जाए कि गेहूं का उत्पादन क्या है, तो हम व्हीट गेहूं के उत्पादन की बात करें या उपज की यील्ड की बात करें तो क्या है, तो 40 से 50 क्विंटल दाना निकलता है जब इरिगेशन की अवस्था में की गई है तब, यानी इरिगेटेड क्रॉप में हम बात करें तो 40 से 50 क्विंटल दाना निकलता है और 70 से 80 क्विंटल भूसा यानी स्ट्रॉ भी निकलता है। तो ये हमारे सामने उपज हुई। इस प्रकार से मैंने यहाँ तक आपको गेहूं के वैज्ञानिक नाम यानी बॉटनिकल नाम से लेकर अभी तक क्रम वाइज पूरा सॉइल की मृदा है ना, सॉइल मृदा, ये सारी बातों को क्रम वाइज में लेते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। इसी प्रकार से आपको भी क्रम वाइज याद रखना है। ओके, अब मैं इस पर गेहूं पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, है ना। तो मैंने ये उपज के बाद जो बता रहा हूँ वो देखें कि गेहूं की हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति में फसलें, जब गेहूं के साथ साथ में हमने क्या क्या फसलें की थी, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, रागी और ज्वार, अर्थात कुल 6 फसलों का हमने वर्णन किया था। कितनी फसलों का? 6 फसलों का। तो हरित क्रांति के तहत कौन कौन सी फसलें आती या हरित क्रांति में कौन कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया, तो 6 फसलों को सम्मिलित किया गया था। नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 धान, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 बाजरा, नंबर 5 रागी और नंबर 6 ज्वार। ठीक है, 6 फसलों को हमने सम्मिलित किया था किसमें? हरित क्रांति में। अब प्रश्न आता है हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत भारत में हमारे यहाँ क्या आई थी? एक क्रांति आई थी। किस पर? गेहूं और धान पर सबसे आई, जिसमें थे गेहूं को हम फर्स्ट माना गया है। तो गेहूं में हम लोग मैक्सिकन से जो ड्वार्फ वैरायटी थी उनको लेके आए और उसमें भी लगभग 6 वैरायटियों का प्रयोग किया गया था। अब इनमें से हम देखेंगे कि गेहूं की हरित क्रांति ने हमारे देश के अंदर क्या ला दी? एक नई क्रांति ला दी, जिससे क्या है गेहूं के उत्पादन में अपार उत्पादन होना शुरू हुआ और हमारा भारत आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, गेहूं उत्पादन में। अब आता है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गॉड, एस विलियम गॉड ने दिया था। क्या दिया था? हरित क्रांति जो वर्ड्स है वो किसने दिया था? डॉक्टर विलियम एस गॉड ने दिया था। ठीक है, एस गॉड ने दिया था। उसके बाद हरित क्रांति ऑल ओवर वर्ल्ड में जब आई थी तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, जिन्होंने 1970 में क्या प्राप्त किया था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये एग्रीकल्चर में नोबेल पुरस्कार लेने वाले ये प्रथम वैज्ञानिक बन गए। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई, पूरी विश्व की लेवल से बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हुए थे। उन्होंने 1970 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और नोबेल पुरस्कार करने में एग्रीकल्चर में ये पहले साइंटिस्ट प्राप्त हुए। अब हमारे सामने आती है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हमारे भारत में ये इसके बाद आई थी, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को श्रेय जाता है। अर्थात भारतीय हरित क्रांति किसके?
अंदर आती है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अंतर्गत आती है। अब आता है गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, इनफ्लोरेंस क्या कहलाता है, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो सूकिकाओं की सूकी कह सकते हैं इसको हिंदी में, वैसे इसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। अर्थात गेहूं की एक डंडी होती है, उसके चारों तरफ गेहूं इस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। ठीक है, और गेहूं के बीच में जो डंडी होती है टेढ़ी बेड़ी, रेचिस जो जिगजैग होती है वो रेचिस कहलाती है ना। अब उसके बाद जो बाली होती है गेहूं की, बाली को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ये आएगा। तो गेहूं की बाली क्या कहलाती है, तो उसका हेड कहेंगे उसको। दूसरा, गेहूं के दाने को क्या कहा जाता है, तो कैरियोप्सिस कहा जाएगा। गेहूं के दाने को क्या कहा जाएगा, कैरियोप्सिस कहा जाता है।